कक्षा 7 इतिहास एनसीईआरटी का पहला चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 और 2। अब सबसे पहले तो ये होता है कि मानचित्र होता क्या है। तो मानचित्र मतलब होता है नक्शे या मैप। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। तो आप मानचित्र 1 को देखिए, आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझने की जरूरत भी यहाँ नहीं है क्योंकि ये समझ से परे है। मानचित्र 1 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया है। अब यहाँ पर वर्ड आता है उपमहाद्वीप। तो सबसे पहले उपमहाद्वीप क्या होता है ये हम समझ लें, क्योंकि आगे ये शब्द बार बार आएगा, इसलिए हम इसे एक बार में ही समझ लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसके अगले पेज पर जाते हैं हम। ठीक है, ये आपको इंडिया का मैप दिखाया गया है। तो ये जो भारत की बाउंड्री है, जैसे कि मेरा कर्सर जैसा जा रहा है, आप उसको देखिए। भारत की बाउंड्री है, नीचे ये श्रीलंका है, तो इधर भी पानी है, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी, यानी 3 ओर से हमारा भारत जल से घिरा हुआ है। और जो कोई भी क्षेत्र तीनों ओर से पानी से घिरा होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। और भारत अपने आकार में काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है हमारा भारत, इसलिए इसे उपप्रायद्वीप कहा जाता है और इसके बड़े आकार के कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, हम फिर से ऊपर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक, मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 अर्थात 1154 में बनवाया था। जहां जो नक्शा दिखाया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। क्योंकि पूरी दुनिया का मानचित्र इतनी छोटी सी जगह में आ नहीं सकता है, इसीलिए उसका एक छोटा सा भाग है। क्योंकि हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाता है। मानचित्र 2 जो कि अभी मैंने दिखाया था इससे पहले, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था, यानी कि अल इद्रिसी के बनाने के लगभग 600 वर्ष बाद इस नक्शे को बनाया गया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। जैसा कि हमको भारत का इतिहास पढ़ना है, तो दोनों ही मानचित्रों में भारत का ही इलाका दिखाया गया है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, जबकि हम जानते हैं कि श्रीलंका भारत के नीचे की तरफ है। तो इस मानचित्र में जो पहला मानचित्र है, इसमें तो हमें कुछ भी साफ तौर पे देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आता है मानचित्रकार। मानचित्रकार क्या होता है? जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे मानचित्रकार कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जगहों के नाम अरबी, अब जैसे कि दोनों नक्शों में कुछ भाषा में भी परिवर्तन है, तो दोनों नक्शों में हम परिवर्तन देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा है जगहों के नाम, यानी कुछ स्थानों के नाम लिखे हैं, वो अरबी में दिए गए हैं। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। अब ये मानचित्र 2 की बात कर लेते हैं। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष के बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई, क्योंकि 600 साल में काफी परिवर्तन आता है। ठीक है, कहीं सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, कई सारे परिवर्तन होने के कारण आकार, आकृति, स्थानों में परिवर्तन होता गया। जैसे हमारी आजादी से पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अगर 1947 के बाद हम हमारे भारत का नक्शा बनाते हैं तो पाकिस्तान एक अलग देश हो जाता है। तो वैसे परिवर्तन 600 सालों में आए। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा क्योंकि आज की डेट में हम देखें तो हमारे भारत का नक्शा बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में
के बारीक ब्यौरे, ब्यौरे मतलब होता है जानकारी, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, डाटा। तो बारीक ब्यौरे यानी छोटी छोटी जानकारी देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक, नाविक यानी नाव चलाने वाले जो समुद्री यात्रा करते हैं, तथा व्यापारी जो कि व्यापार करने के लिए समुद्री रास्तों से या अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो छोटी छोटी जानकारी थी जिन्हें यहाँ पर लिखा है बारीक ब्यौरे, वो समुद्री या तटीय इलाकों के क्यों ज्यादा थे? क्योंकि समुद्र ही एक रास्ता हुआ करता था एक देश से दूसरे देश तक जाने का। समुद्री यात्री ही सबसे पहले व्यापार करने की शुरुआत समुद्री यात्रा के द्वारा ही हुई। इसलिए जो तटीय इलाके थे उनके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई, जबकि वो देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में गए नहीं, इसलिए उन्हें अंदर के जो क्षेत्र थे वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए अब जैसा कि यहाँ पर अगला प्रश्न यही पूछा गया है, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर प्रकाश डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे अर्थात जानकारी हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? वो तो हमने बात कर ही ली कि उसका अंतर यही है कि जब यात्राएं होती थी, जब व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो उसका सबसे प्रमुख जो जरिया होता था वो समुद्री मार्ग था। इसलिए वो तटीय इलाके जो थे समुद्र तट के इलाकों के ज्यादा संपर्क में आए और उनकी जानकारी उन्हें अधिक प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण बात एक और यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन अर्थात मानचित्र को बनाना, उसका विज्ञान भी बहुत बदल गया था, यानी कि जो नक्शे बनाते थे उसके तरीके भी काफी बदल गए थे। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यहाँ पर यह बात कही गई है कि आज जब इतिहासकार किसी भी जगह के बारे में कोई भी जानकारी बताते हैं तो पुराने जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ नक्शे होते हैं, कुछ लेख होते हैं, तो उनसे जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उसी के आधार पर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि पहले वहां का इतिहास कैसा रहा, वहां के राजा महाराजा, वहां की जनता कैसी थी, वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। नई और पुरानी शब्दावली, नई और पुरानी शब्दावली। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो कि इतिहास के बदलने के साथ साथ उनका अर्थ, उनका उपयोग बदलता गया, उसके बारे में जानेंगे। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषाओं और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख, अभिलेख क्या होता है कि किसी भी चीज पर कोई चीज लिखी जा चुकी है, जैसे कि आप एक इमेज देखिए, ये एक शिलालेख है, लेकिन शिलालेख एक अभिलेख का ही प्रकार है। अभिलेख यानी कि आप या तो किसी कागज पे लिख दो, किसी, ये जैसे कि शिलालेख है, शिलालेख यानी कि होता है पत्थर, और लेख यानी उस पर लिखना, पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण यानी पत्थर के ऊपर लिखा हुआ जो है ये शिलालेख है। और ये एक प्रकार का अभिलेख है, यानी किसी भी जानकारी को इस तरह से उत्कीर्ण करवा देना, इस तरह से लिखवा देना कि आम जनता तक उसकी पहुंच हो जाए, उसे कहते हैं अभिलेख। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे एक ही शब्द अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। जैसे ही हिंदुस्तान तो हमको लगता है हमारे देश की बात हो रही है, लेकिन आज जो है हमारी 21वीं सदी चल रही है, लेकिन 13वीं सदी की बात करें तो जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी 13वीं शताब्दी में जब हिंदुस्तान शब्द का उपयोग होता था तो उससे पूरे भारतवर्ष के बारे में नहीं पता चलता था, उससे केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना वाले क्षेत्र के बारे में ही पता चलता था। उतने ही क्षेत्र को उस समय हिंदुस्तान कहा जाता था।
उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत सल्तनत मतलब कि ये समझिए कि एक राज्य के बारे में बात हो रही है जहां पर एक राजा का क्षेत्राधिकार होता था। तो दिल्ली सबसे बड़ी सल्तनत हुआ करती थी मध्य युग में, और दिल्ली वहां की राजधानी थी, और वहां के जो शासक या राजा थे उसे सुल्तान कहा जाता था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ठीक है, आज भी दक्षिण भारत को अलग से दक्षिण भारत के नाम से कहा जाता है, जिसमें हमारे 4 राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हाल ही में विभाजित तेलंगाना भी उसी में शामिल है, यानी 5 राज्य उसमें आते हैं। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ कुछ समान था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा, प्रारंभ में जब हिंदुस्तान शब्द का उपयोग मिन्हाज ए सिराज ने किया था, उस समय केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के मैदान से इसका अर्थ लिया जाता था। लेकिन आज जब हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हम पूरे भारत को हिंदुस्तान के रूप में समझ पाते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, जैसा हमने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा कि हिंदुस्तान शब्द का पहले अलग अर्थ था, आज हम अलग अर्थ लेते हैं, वैसे ही एक शब्द यहाँ पर एक उदाहरण के लिए लिया गया है, विदेशी। विदेशी एक सीधा साधा शब्द है। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। ठीक है, लेकिन इसका मध्य युग में क्या अर्थ है ये हम देख लेते हैं। तो विदेशी शब्द से आज हम ऐसा मानते हैं जो भारत का न हो वो विदेशी है, लेकिन पहले इसका क्या प्रयोग था? तो मध्य युग में इसके बारे में हम जानते हैं कि मध्य युग में विदेशी शब्द से क्या अर्थ निकाल लिया जाता था। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी यानी कि वन या जंगलों में रहने वाला भी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले 2 किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यानी जो हमारी संस्कृति या समाज से अलग है, चाहे वो हमारे ही देश का हो, हमारे ही क्षेत्र का हो, लेकिन वो हमसे जुड़ा ना हो सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से, तो उसे विदेशी कहा जाता था मध्य युग में। लेकिन आधुनिक युग में विदेशी यानी कि जो हमारे देश का नहीं है, जैसे हम मध्य प्रदेश में हो और तमिलनाडु से बात करें, अगर तमिलनाडु का व्यक्ति हमारे लिए विदेशी नहीं होता, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान या पूरे भारत को एक देश के रूप में मानते हैं। या चाहे हम सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से तमिलनाडु, केरल के लोगों से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए विदेशी नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इतिहासकार और उनके स्रोत। थैंक यू सो मच।